हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी रूम क्लास 9 सोशल साइंस। मैं आपकी एडुकेटर अंशु पंडित आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9 सिविक्स करेंगे, जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, पार्ट 1। तो अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि पैटर्न क्या है सीबीएसई का एग्जामिनेशन का टर्म 1 के लिए। सो टोटल आपका जो सोशल साइंस का जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा और उसको आपको 90 मिनट्स में कवर करना है, ठीक है। और जो फॉर्मेट होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट पे होगा। आपके पास क्वेश्चन आएगा और आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आपको उन ऑप्शंस में से चूज करना है राइट आंसर, ठीक है। और सिविक्स का जो पोर्शन होगा वो 10 मार्क्स का होगा आपके लिए। लाइक ज्योग्राफी का अलग, एक हिस्ट्री के लिए अलग, फिर ऐसे ही करके जो सोशल साइंसेज के सिलेबस में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिर उसके बाद सिविक्स का जो पोर्शन होगा वो 10 मार्क्स का होगा। और इस चैप्टर की जो वेटेज होगी वो अप्रॉक्स हम 5 मार्क्स लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि 2 चैप्टर्स आएंगे आपके सिविक्स से और उसमें से जो ये वाला चैप्टर है वो अराउंड 5 मार्क्स अप्रॉक्स लग सकता है। हम लोग ये वेटेज एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सो 4 पार्ट्स हैं इसमें। व्हाट इज डेमोक्रेसी, द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी एंड ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो फर्स्ट वाला है उससे हमें एक कॉन्सेप्चुअल स्किल डेवलप कर पाएंगे कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं डेमोक्रेसी को और पूरे प्रोसेस को समझ पाएंगे। जो सेकंड वाला है द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इससे हम एक तरीके से ये समझ पाएंगे कि कैसे डिफरेंट प्रोसेसेस होते थे और उन सबसे इन दी एंड डेमोक्रेसी को प्रमोट किया गया था। और व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी ही क्यों, तो इससे एक तरीके से हम एक सोफिस्टिकेटेड डिफेंस डेवलप कर पाएंगे डेमोक्रेसी के लिए अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ प्रेजुडाइजेस। एंड द फोर्थ वन इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो इसमें क्या है, हम एक हिस्टोरिकल सेंस जो है वो डेवलप कर पाएंगे अबाउट द नेचर और एक मतलब चॉइस क्या होनी चाहिए डेमोक्रेसी की विद इन इंडिया। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स और इससे हमें ये सब समझने को मिलेगा थ्रू दिस चैप्टर। चलिए आगे पढ़ते हैं इस बारे में। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के लिए। सबसे पहले कि डेमोक्रेसी होता क्या है, व्हाट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट हो गई, इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जहां पर रूलर्स जो है उनको जनता इलेक्ट करती है, चुनाव उनका जनता करती है। तो ये जो है टर्म डेमोक्रेसी की वो ग्रीक वर्ड से निकल के आई है जो है डेमोस्क्रेटिया, ठीक है। और यहाँ पर जो डेमोस जो है उसको हम, इसका अर्थ होता है द पीपल, और जो ये क्राटिया है इसका मतलब हुआ पावर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्चर में एक बहुत ओल्ड से पर्सन है, इनका नाम है अब्राहम लिंकन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो अब्राहम लिंकन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी के लिए, जो हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी आ सकती है 1 मार्क क्वेश्चन में कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, है ना। तो डेमोक्रेसी की जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी वो ये थी दैट डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये जो डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के लिए है, ये बताया था उन्होंने अब्राहम लिंकन ने। लेट मी राइट इट, डेमोक्रेसी the people, of the people, for the people and by the people। ओके जो ये डेफिनेशन है एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है हमारे लिए सोचने के लिए कि डेमोक्रेसी का क्या हम लोग डीप में ब्रॉडर मीनिंग क्या समझ पाएंगे। हाँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है हम सब के लिए समझने के लिए। सो जो दिस डेफिनेशन है ये हमें अलाउ करती है डिफरेंशिएट करने के लिए कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है। तो इससे हम एक डिफरेंस अपने आप में हम लोग सोच सकते हैं इस बारे में। सो जो भी लोगों के पास पावर होती है, आर्मी का कंट्रोल होता है, वो डेफिनेटली इन दी एंड वो रूलर्स बन जाते हैं नॉन डेमोक्रेटिक पार्ट ऑफ लाइक गवर्नमेंट्स में। एग्जाम्पल लेते हैं म्यांमार का, जहाँ पे जो आर्मी रूलर्स हैं उनके पास मिलिट्री सपोर्ट है, पावर है, वो स्ट्रांग है। इस वजह से उनको जनता ने सेलेक्ट नहीं किया है, वो अपने आप को चुन लेते हैं बिकॉज दे हैव द पावर, है ना। उनके पास पावर है, उनके पास मिलिट्री का सपोर्ट है। तो जिनके पास भी मिलिट्री का सपोर्ट वगैरह होता है तो वो इन दी एंड वही रूलर्स बन जाते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में।
टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटर लाइक पिनोशे जो चिली के थे, तो उन्होंने लाइक उनको इलेक्ट थोड़ी ना किया गया है और लोगों के द्वारा, वो अपने आप को ऐसे डिक्टेटर है ना वो, तो उनको अपने आप ही उन्होंने अपना चुनाव कर लिया। सो ये ऑल्सो अप्लाई होता है मोनार्कीज वगैरह में। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया है, उनको जनता ने नहीं चूज किया है, तो ये दिस इज द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया आर नॉट रूल नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल हैव चूजन देम टू, राइट। तो ये जो सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, वो हमें एक डीप मीनिंग के बारे में समझाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बारे में। सो लेट्स डिस्कस। सो यहाँ पे चलिए अब एक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। मैं दो दो ऐसे दे देती हूँ, फिर आपके पास अगर कोई और भी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे उनको लिख सकते हैं। डेमोक्रेटिक में हम लिख सकते हैं इंडिया, यूएसए, और नॉन डेमोक्रेटिकली हम ले सकते हैं चाइना, नॉर्थ कोरिया, और हमने जैसे अभी पढ़ा था सऊदी अरेबिया। ओके, सो ये सारे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, आप चाहें तो इनको कमेंट सेक्शन पे और लिख सकते हैं अगर आपको पता हो तो। आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स रीड द कार्टून। इस कार्टून से, ये कार्टून वाला जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत आते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बहुत आने के चांसेस हैं, तो इनका भी प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कार्टून अबाउट द इराक इलेक्शन दैट इज सेइंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ सोल्जर्स वगैरह हैं, टैग लेकर रखे हैं डेमोक्रेसी का, जिसमें जो एम है वो कैपिटल है, ये जो एम का साइन है दैट इज मैकडोनल्ड्स वाला साइन। अब देखते हैं कि इसका क्या रिलेशन बनता है इस सबसे। जो ये कार्टून ड्रॉ किया गया है वो इलेक्शंस के समय हुआ था जो इराक में हो रहे थे, और उस समय यूएस की प्रेजेंस बहुत थी वहां पर, और कई सारे फॉरेन जो ऑफिसर्स और फॉरेन पावर्स थी उनकी भी वहां पे बहुत प्रेजेंस थी। तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी एक मैकडोनल्ड्स के साइन की जैसी है कि दैट इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी, वो एक सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं है, बट क्या है, वो एक फेक डेमोक्रेसी है, जो कि लाइक ट्रू डेमोक्रेसी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईरान, जो कि थी एक तरीके से फेक डेमोक्रेसी, जो कि यूएस के इंटरेस्ट के लिए या फॉरेन पावर्स के इंटरेस्ट के लिए ही बनी थी, ईरान के इंटरेस्ट के लिए नहीं थी। तो ये एक इस कार्टून से हमको ये समझने को मिलता है। ओके, Then the features of democracy and some questions in mind. अब हमने जो डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो जनता है वो अपने रूलर्स का चुनाव करती है डेमोक्रेसी के अंदर, ये हमने पढ़ा था। लेकिन ये जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो काफी नहीं है अपने आप में, उसके लिए हमें थोड़ा सा और सोचने का पड़ सकता है कि डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि लोगों के द्वारा किया गया रूल। पर अब ये डेफिनेशन अगर हम लेते हैं तो अगर कोई भी किसी भी गवर्नमेंट में अगर फिर इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो हम उसको कैटेगराइज कर देंगे किसमें, कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, इसका जो हमारा सोच है वो मिसलीडिंग हो सकती है बहुत ज्यादा। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे कि हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ सके कि डेमोक्रेसी होती क्या है। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी का अगर हम समझते हैं जो डेफिनेशन है, उससे कुछ क्वेश्चंस जो निकल के आते हैं वो ये है कि हु आर द रूलर्स। हमने उन रूलर्स के बारे में बात करी, तो रूलर्स वो हैं कौन, किस तरह का इलेक्शन होता है, कि हु आर द रूलर्स, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक, कौन सा इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक कहलाया जाएगा, एंड हु कैन इलेक्ट और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, किनको इलेक्ट किया, कौन इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को, और व्हाट काइंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर किस तरह की गवर्नमेंट होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे माइंड में आने चाहिए बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। सो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब हमने ये सारी जो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, अब हम इसको कुछ कंट्रीज के स्पेसिफिक होकर डिस्कस करेंगे, लाइक केस स्टोरीज के तरह, कि इसमें यहाँ पे डेमोक्रेसी किस तरह की थी या है या नहीं है, उस बारे में। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें जनरल परवेज मुशर्रफ ये हैं। तो क्या हुआ, 1947 में पार्टीशन हुआ था, इंडिया अलग पाकिस्तान अलग। तो इंडिया और पाकिस्तान जो थे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज अपने समय पे थे। लेकिन क्या हुआ, 1999 के समय तक आते आते जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो मिलिट्री के हेड थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्टार्ट कर दिया मिलिट्री कू। तो उसमें क्या होता है, मिलिट्री कू में बेसिकली उसमें ये होता है कि वो जो डेमोक्रेटिकली एस्टैब्लिश जो उस समय पे गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको हटा दिया और उसके जगह पे मिलिट्री का जो शासन है एक तरीके से वो उन्होंने स्थापित कर दिया, जो था अक्टूबर 1999 में। अब हुआ क्या, वो उससे भी खुश नहीं थे, उनको चाहिए थी और पावर्स, मुझे और पावर्स चाहिए जनरल परवेज मुशर्रफ को। तो वो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ पाकिस्तान का। हाँ, उसके बाद फिर और भी उनको चाहिए था कि नहीं, इतने भी मुझे खुशी नहीं है, मुझे और पावर्स चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं अपने आप को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर देता हूँ, कि वो फिर अपने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। 2002 में क्या हुआ, और पावर्स के चक्कर में उन्होंने रेफरेंडम कर दिया 5 ईयर एक्सटेंशन।
तो प्रेसिडेंशियल जो उनका जो टेन्योर जो था वो 5 साल और बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस। और 2002 में एक और चीज हुई, वो थी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर होता है उसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई कि वो किसी भी तरह की जो नेशनल असेंबलीज, जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और जो प्रोविजनल असेंबलीज है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, उनको कभी भी अपने हिसाब से डिसमिस कर सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं। तो ये सारी जो स्पेशल पावर्स थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ के पास आ गई। अब इस सिंपल डेफिनेशन से और इसकी जो ये हमने पढ़ा उससे हमें ये पता चला कि इलेक्शंस जो वहां पे होते थे तो उसमें भी एक सिनेरियो था, जो कैबिनेट, सिविलियन कैबिनेट जो इलेक्ट होके आती थी वो भी सुपरवाइज होती थी बाय एक काउंसिल, और उस काउंसिल का नाम था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो ये काउंसिल थी उसमें मेनली कौन लोग होते थे, उनके अंदर होते थे मिलिट्री ऑफिसर्स। और वो मिलिट्री ऑफिसर्स कौन से होते थे, दोज वर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि हो गए जनरल परवेज मुशर्रफ के सबऑर्डिनेट्स, उनके साथ वर्क करने वाले या उनके सहपाठी वगैरह ही। तो ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स, और बेसिकली कौन सुपरवाइज करता था उस कैबिनेट को, मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ। तो कहीं ना कहीं भले ही जनता उनको अपने लोगों को इलेक्ट करती थी, लेकिन इन दी एंड पावर्स किसके पास होती थी, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, हमें इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आता है वो बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो पावर जो होती थी, जो फाइनल डिसीजन की जो कॉल होती थी, वो कौन लेते थे, दे वर आर्मी ऑफिशियल्स। आर्मी के जो ऑफिशियल्स होते थे वो लेते थे या जनरल परवेज मुशर्रफ लेते थे। तो जनता के पास कोई एज सच पावर नहीं होती थी डिसीजन मेकिंग की। इन दी एंड किसके पास पावर्स हुई, आर्मी ऑफिशियल्स के पास और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। ऐसी ही जो डेमोक्रेसी थी उसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसमें होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लोगों के पास। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या क्या रहता है। तो इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि क्या पाकिस्तान की जो अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर जो थे उसे डेमोक्रेटिक हम कह सकते हैं, बोले नहीं, वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। और बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज थिंग्स, दैट इज कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? नॉट क्वाइट. People may have elected their representatives to the national and provisional assemblies, but those elected representatives were not the rulers. तो भले ही लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करे हो, उनको चुनाव किया हो, लेकिन इन दी एंड जो वो रूलर्स, जो हमारे उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो रूलर्स नहीं थे, उनके पास असली पावर्स नहीं थी। फाइनल किसी भी डिसीजन की जो पावर थी वो थी जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके आर्मी ऑफिशियल्स के अंडर ही। जबकि डेमोक्रेसी के अंदर में लास्ट पावर, जो फाइनल पावर होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, वो होनी चाहिए लोगों के पास, जनता के पास। आगे बढ़ते हैं। सो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब हम इस वाले टॉपिक से दो कंट्रीज के बारे में एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी फ्री और फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के लिए। ठीक है, तो दो जो केसेस हैं हमारे पास इसके लिए वो है चाइना और मैक्सिको। स्टार्ट करते हैं चाइना से। तो चाइना में क्या हुआ, हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस होते थे पार्लियामेंट के लिए। तो उनकी जो पार्लियामेंट थी उसका नाम था क्वांगो रेनमिन दाइबियाओ दाहुई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसका है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इसको हम ये वो लोग ऐसे भी बोलते थे, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो वहां पे क्या हुआ, इसके अंदर करीबन 3000 मेंबर्स थे अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो अराउंड 3000 मेंबर्स थे जो इलेक्ट होते थे पूरे पार्ट्स ऑफ चाइना से। आर्मी ऑफिशियल्स वगैरह भी बहुत सारे उसमें होते थे। पर इस सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि किसी को भी अगर इलेक्शन में खड़ा होना है, कैंडिडेट बनना है, तो उसको एक काउंसिल से, एक पार्टी से अप्रूवल लेनी होती थी, और वो थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सो जो ये पार्टी होती थी, इससे आपको किसी भी कैंडिडेट को चाइना में अप्रूवल लेनी ही होती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी जो 8 स्मॉल पार्टीज थी, 8 स्मॉल पार्टीज जो कि अलायंसेस हो गए, एक तरीके से अलाइड फोर्सेस। तो अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता था वो तो या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या फिर 8 स्मॉल जो पार्टीज थे उसी का पार्ट होता ही था। तो इन दी एंड लोगों के पास एज सच कोई चॉइस नहीं होती थी। तो कोई भी अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होता था तो वो या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का होगा या फिर उसी के ही 8 स्मॉल पार्टी जो अलाइड फोर्सेस हैं उसी के पार्ट के जो लोग हैं उनके साथ ही एक तरीके से उन्हीं से ही खड़ा होता था। तो लोगों के पास सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई एज सच चॉइस होती ही नहीं थी। तो ये था चाइना का सिनेरियो। अब मैक्सिको में क्या हुआ, मैक्सिको में ये था कि मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली 1930s के अराउंड। ठीक है, और वो थी अंटिल 2000। तो
तो वहाँ पे लाइक मेक्सिको में एक पार्टी जो थी वो थी PRI। यहाँ पे 1930 से लेकर के 2000 तक एक ही पार्टी जीतती आ रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही पार्टी कैसे इतने सालों तक जीत सकती है, या तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकदम अमेजिंग होगी, वो बहुत लोगों के लिए बहुत काम कर रही होगी। लेकिन फिर भी 1930 से लेकर 2000 तक ऐसा क्या हुआ कि वो एक ही पार्टी जीतती आ रही थी, और वो था अनफेयर प्रैक्टिसेस। उन्होंने बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस करी इन दी एंड, जिससे कि वो पावर में रह सके। और ये जो PRI है इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ PRI। तो मेक्सिको में क्या हुआ, 1930 से लेके 2000 तक एक ही पार्टी पावर में थी, दैट वाज इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी PRI। और वो क्यों? क्योंकि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए, क्या सही में लोग जो हैं वो आर पीपल रियली इलेक्टिंग देयर लीडर्स? तो क्वेश्चन ये जो बनता है कि क्या सही में जनता अपने लीडर्स का चुनाव खुद कर रही है? तो चाइना में तो हमने जैसे पढ़ा कि वहां पे तो चॉइस ही नहीं थी, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा एज सच कोई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके अलावा चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि जो लोग जो थे वो मोस्टली वही रूलिंग पार्टी उन्हीं से ही चुनते थे या फिर उन्हीं के अप्रूव कैंडिडेट से। और मेक्सिको में क्या था, एक ही पार्टी जो थी वो डिफीट ही नहीं हो पा रही थी, वही होती जा रही थी, मतलब वही उसी के लोग इलेक्ट होते जा रहे थे और वही जीतती जा रही थी। तो चाइना में तो दो ही, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जो 8 स्मॉल पार्टीज जो अलाइड, वो उसी के ही लोग हो गए एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के। और मेक्सिको में वो पार्टी ही अनफेयर प्रैक्टिसेस से जीतती जा रही थी। और वो अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, वो डर्टी ट्रिक्स यूज करते थे छोटी छोटी और हर तरीके से। गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह जो होते थे उनको कंपलसरी होता था कि उनको जो PRI की जो मीटिंग्स हैं वो अटेंड करनी ही करनी है। और ऐसे ही स्कूल्स वगैरह में क्या हुआ, जो टीचर्स होते थे वो अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि वो PRI पार्टी जो है उसी को ही वोट करें। और पोलिंग बूथ्स पर इलेक्शंस के जो एंड समय पर जो उसकी लोकेशन होती थी वो लोग बदल देते थे, जिससे कि जो सपोर्टर्स होते थे अपोजिशन पार्टी के, उनके पास उनको पता ही नहीं हो कि पोलिंग बूथ की जो है लोकेशन क्या है। तो इस वजह से फिर वो वोट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी जो डर्टी ट्रिक्स और अनफेयर प्रैक्टिसेस थी वो PRI यूज करती थी किसी भी तरीके से जीतने के लिए। पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में बहुत अलग है, और वो ये है कि इट शुड बी based on free and fair elections where those current in power have a fair chance of losing। जो पावर में हो उनके पास भी हारने के चांस हो, क्योंकि जब तक डर नहीं बना रहेगा कि हार रहे हो, हार भी सकते हो आप, तो आप अच्छा काम करोगे क्यों? जो पार्टी पावर में है अगर उसे पता है कि वो अगले इलेक्शन में हारेगी नहीं, वो जीतेगी, तो उसको काम करने का इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके मतलब कि ऑप्शन ही नहीं है दूसरों के पास अगर, तो वो ज्यादा काम करना चाहेगी ही नहीं, है ना। लेकिन अगर उसको पता है कि अगले इलेक्शन में अगर वो इस साल काम नहीं करती है, इस सेशन में काम नहीं करती है, और तो उसको अगले सेशन में निकाला जा सकता है, उसको हटा सकती है जनता। तो उससे डर भी बना रहेगा और वो वर्क भी अच्छा करेगी। तो फेयर चांस ऑफ लूजिंग जो है वो हमेशा होना चाहिए, जिससे कि लोग जो है, जो पार्टी है, जो पावर में है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अच्छे से वर्क करे। आगे बढ़ते हैं। 1 person 1 vote 1 वैल्यू। हर एक इंसान के पास एक वोट होता है और उसकी एक वैल्यू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। क्यों? इस एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि आफ्टर द फॉल ऑफ सद्दाम हुसैन हुआ क्या, फाइनली 1 man 1 vote। उससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था। उससे पहले क्या होता था, इट वॉज द 1 man and the 1 vote। सिर्फ सद्दाम हुसैन और जो उनका था उन्हीं की वोट और उन्हीं की ही उसकी वैल्यू होती थी, क्योंकि वोटिंग का राइट्स ऐसा थे ही नहीं। लेकिन फाइनली आफ्टर दैट हर किसी इंसान के पास अपना एक वोट हुआ और उसकी एक वैल्यू क्या करी गई। तो इस कार्टून से हमें ये समझने को मिलता है। 1 person 1 vote 1 वैल्यू। अब इसके एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं, ठीक है। तो सम एग्जाम्पल्स टू थिंक अबाउट इट। सो वुमेन वोटिंग राइट्स इन सऊदी अरेबिया। हुआ क्या, 2015 से पहले तक वुमेन के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे सऊदी अरेबिया उसमें, पर फाइनली बाद में जाकर के उनके पास राइट्स हो गए और फिर वो वोट कर पा रहे थे। उससे पहले तक सिर्फ मेल मेंबर्स जो आदमी लोग थे उन्हीं के पास वो वोटिंग राइट्स होते थे। सेकंड है इस्टोनियाज रशियन माइनॉरिटी। जो रशियन माइनॉरिटी है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था राइट टू वोट इन इस्टोनिया, और वो क्यों, ड्यू टू सिटीजनशिप रूल्स इन इस्टोनिया के जो थे। तो ये हमने पढ़ा। एंड देन थर्ड पॉइंट ये है इंडियन फिजियंस इन फिजी। तो होता क्या था, जो इंडिजिनस फिजी थे, जो नेटिव फिजी वाले जो लोग जो थे, उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा होती थी इन कंपैरिजन टू जो इंडियन फिजी, जो इंडियन फिजी के वहां पे जो थे उनकी वोट की वैल्यू कम होती थी। जो ये डिफरेंस होता था उससे बहुत अनरेस्ट सिचुएशन ही आने लगी, बहुत डिफिकल्टीज होने लग गई थी फिजी के अंदर। पर इससे हमें क्या पता चलता है कि डेमोक्रेसी में ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote एंड दैट ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू।
वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। और वो जो अडल्ट सिटीजन के जो है वो हर कंट्री टू कंट्री वाइज जो एज है वो डिफर करती है। इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, ठीक है, कि हर किसी जो अडल्ट के पास अधिकार हो वोटिंग राइट्स का, जिससे कि वो अपने रूलर्स को के लिए चुनने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। ये बढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब यहाँ पे क्या होता है रूल ऑफ लॉ रिस्पेक्ट टू राइट्स में, कि हम लोग अब जिम्बाब्वे की बात करेंगे। तो जानु पीएफ लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। हुआ क्या, जिम्बाब्वे की इंडिपेंडेंस 1980s में हुई थी और उसमें एक पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। दिस इज द पार्टी नेम है ये जानु पीएफ, और उसके जो मेन हेड लीडर थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे। तो क्योंकि वो पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था और उसको इंडिपेंडेंस दिलाई थी वाइट माइनॉरिटी से, तो इस वजह से जो रॉबर्ट मुगाबे थे उनको एक तरीके से रूलर के कंसिडर करने लग गए जिम्बाब्वे में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 1980 से लेकर 2017 तक उन्होंने अपना बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो 2017 में उनको हटा दिया गया, आइए जानते हैं इस बारे में। सो हुआ क्या कि जानु पीएफ इन जिम्बाब्वे जो थी उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करे, कई सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब आप लोग सोचेंगे कि क्या पावर में रहने के लिए की थी? हाँ, सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू इंक्रीज प्रेसिडेंशियल पावर्स। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को इग्नोर करने लगे, कोई भी जुडिशियल जो जजमेंट्स होते थे या कुछ भी जो उनके खिलाफ जो जाते थे और उनको प्रेशराइज करते थे, उन सबको बहुत वो एकदम नेग्लेक्ट करने लग गए। हाँ, और वो जजेस वगैरह को प्रेशराइज करते थे कि कैसे भी करके उनकी जो कोई भी अनफेयर डिसीजन या कुछ है तो उसकी वो मान ही जाए। तो इस वजह से उनको ऑफिस से निकाल दिया गया था 2017 में, जो वो जो पार्टी थी उसको। और अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होती थी, जो हरासमेंट ऑफ अपोजिशन पार्टीज को स्टेबल होने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनको हरास करा जाता था और उनको कोई भी जो मीटिंग होती थी उसको बीच में ही रोक दिया जाता था, उसको खत्म कर दिया जाता था, जिससे कि वो स्टेबल ही नहीं हो पाया अपोजिशन पार्टी, और एक ही पार्टी जो है जानु पीएफ वही जीतती रहे। और क्या हुआ अनफेयर प्रैक्टिसेस, लॉज बैनिंग द पब्लिक प्रोटेस्ट, राइट ऑफ सिटीजन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सब जो चीजें होती थी, लिमिटिंग जो होती थी किसी भी तरीके से लिमिटिंग द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, जो ये होता था, इस वजह से लोगों के पास एक तरीके से वो अधिकार ही नहीं होता था कि वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाए। जो टेलीविजन और रेडियो वगैरह होते थे वो एक पूरी तरह से सेंसर्ड हो गए थे गवर्नमेंट द्वारा। तो वही चीज वो गवर्नमेंट जो चाहती है, वो जो बताना चाहती है लोगों को, सिर्फ वही टेलीविजन और रेडियो पर सुनाई देता था और दिखाया देता था। तो इस वजह से लोगों को रियलिटी जो थी वो पता ही नहीं होती थी, और अगर लोग चाहते भी थे कि वो अपनी जो डिफिकल्टीज है वो बता दें तो वो उनको एकदम क्रिटिसाइज करना बिल्कुल मना था एक तरीके से, कि वो नहीं कर सकते। और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वगैरह होते थे उनको भी डरा कर धमका कर रखा जाता था, हैरास किया जाता था, जिससे कि वो बस उन्हीं की रिलेटेड बातें ही बताएं। तो ये हो रहा था जिम्बाब्वे के अंदर। अब हमें इससे सीखने को क्या मिलता है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम जिम्बाब्वे वाला जो कि एक सिनारियो है, कि कई बार जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। इट इज पॉसिबल कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स हो वो भी अनडेमोक्रेटिक निकल जाए। तो हमेशा एक स्पेस होनी चाहिए, एक प्लेस होनी चाहिए कि पॉलिटिकल अपोजिशन जो है उसके लिए भी रूम बने, उसको भी एक अपनी प्रॉपर स्पेस मिले और वो खड़ी हो सके, ठीक है। और रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमेशा हर सिटीजन्स के बेसिक राइट्स के लिए, क्योंकि अगर सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, जनता की बेसिक राइट्स ही नहीं माने जाएंगे, तो फिर क्या मतलब हुआ, है ना। तो ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को रिस्पेक्ट मिलने बहुत जरूरी है। और कई बार पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती हैं वो अनडेमोक्रेटिक निकल के आ सकती हैं। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है रूल्स विद इन द लिमिट्स विच आर सेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज हैं और जो बेसिक सिटीजन्स राइट्स हैं उसी के अंतर्गत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपना रूल करना होता है। हम सोचते हैं कि अगर किसी ने डेमोक्रेसी एसेस कर ली है तो इलेक्शंस जो उस समय पे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शन से पहले का समय और इलेक्शंस के बाद का समय। और ना केवल वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बट वो जो अपोजिशन पार्टीज है उसके लिए भी, कि इलेक्शन से पहले उसको कैसे ट्रीटमेंट मिलता है और इलेक्शन के बाद उसको ट्रीटमेंट कैसे मिलता है, और इलेक्शन के समय भी, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ कंडीशंस हैं जो गवर्नमेंट को अप्लाई करनी चाहिए ड्यूरिंग दी रनिंग दी इलेक्शंस। हाँ, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई भी कुछ भी नहीं कर सकती है जो उसके मन करे। उसको कुछ ना कुछ सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिमिट्स हैं, जो उनकी जो लॉज हैं, सर्टेन बेसिक राइट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी और उनको कुछ फॉलो करना ही पड़ेगा जो गवर्नमेंट है उसको, ठीक है। और उनको बेसिक माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनको भी प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। हर मेजर डिसीजन जो भी होता है उसको एक सीरीज ऑफ कंसल्टेशन द्वारा ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि
कोई भी इंसान एक कोई प्रॉपर ऐसे डिसीजन ले सकता है, उसको कुछ ना कुछ सेट ऑफ डिसीजंस वो जो है ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ प्रोसीजर है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर ऑफिस बियरर जो ऑफिस बियरर उसके पास कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं, है ना। और वो जो सर्टेन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो असाइन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ द्वारा ही होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो लोग भी अकाउंटेबल हैं हमारे लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए। उनको भी कुछ ना कुछ बेसिक राइट्स फॉलो करते हुए लोगों की को रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अपने उसके लिए, और ना कि वो सिर्फ लोगों के लिए बट इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के लिए भी। तो इससे हमें पता चला पॉपुलर गवर्नमेंट्स अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं, अपोजिशंस के लिए स्पेस होनी चाहिए और बेसिक राइट्स जो होते हैं उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सूचना को सेट ऑफ लिमिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज और सिटीजन राइट्स हैं और जो उनको फॉलो करना ही है। तो ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असम्बली डेफिनेशन वो ये है कि अगर हम, जैसे हमने पढ़ा एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी हमने डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। पर ये सिंपल डेफिनेशन काफी नहीं है, ये बहुत लिमिटेड हो गई है। तो इस वजह से, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा था, हमने केसेस पढ़े थे पाकिस्तान, चाइना, जिम्बाब्वे, मेक्सिको के, तो हमें एक ब्रॉडर मीनिंग पता चला कि डेमोक्रेसी होती क्या है, कैसे होती है, इसे कैसे मैनेज किया जाता है। तो जो ये हमने पढ़ा तो हमें ये पता चला कि कोई भी, अगर किसी भी गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। इट इज वेरी मिसलीडिंग इस वजह से, है ना। तो समरी की जो डेफिनेशन, हमारी जो डेफिनेशन की वो निकल के आती है वो ये है कि इलेक्टेड रूलर्स टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो इलेक्टेड, जो लोगों के द्वारा चुने गए जो रूलर्स हैं वो ही चुनते हैं। चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू चेंज द करंट रूलर्स। एक फेयर अपॉर्चुनिटी और चॉइस मिलनी चाहिए जिससे कि जो रूलर्स हैं वो बदले जा सके जनता द्वारा। अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल एंड ऑन इक्वल बेसिस। अपॉर्चुनिटी जो ये है वो हर एक इंसान के पास अवेलेबल है और वो भी इक्वल, बराबरी की है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट्स। जो गवर्नमेंट है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, उसको कुछ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने ही है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट्स वगैरह ये सब फॉलो करना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा समरी का पूरा जो डेफिनेशन का जो समरी थी जो हमने पढ़ी। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी गॉट टू नो कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पता चला, ब्रॉडर मीनिंग के बारे में पता चला कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा इस वीडियो से। और उसके बाद हमने केसेस देखे पाकिस्तान का, मेक्सिको, चाइना और जिम्बाब्वे का, कि क्या क्या कैसे होता है, कि कौन रूलर्स होते हैं, कौन चुनाव करते हैं, कैसे इलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या वोटिंग से पैटर्न होता है, ये सब हमने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा। सो ये जो चैप्टर का जो पार्ट है ये पार्ट 1 है चैप्टर 1 की वीडियो के लिए। सो ये जो वीडियो है दैट इज पार्ट 1। उसका जो रेस्ट पार्ट, जो दूसरे पार्ट्स हैं वो आपको इसी चैनल पर बाद में मिल जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें, उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा ये, है ना। सो ऐसे ही मेरी वीडियोस ये सब चैनल पर देखते रहेंगे क्लास 9 सोशल साइंस के लिए। मैं और वीडियोस और कंटेंट के साथ आपके पास आऊंगी और आपको ये पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। चलिए फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।